आज मैं जयराम मौर्य, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज राय सुल्तानपुर, जिला अम्बेडकर नगर। वैसे तो मैं गणित विज्ञान का अध्यापक हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तमाम वीडियो बन चुके हैं गणित के। परंतु मैं आजकल कक्षा 12 के शिक्षार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का भी कुछ अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि अच्छी तरह से आप लोग मेरे विचारों को या मेरे ज्ञान को या जो भी क्यों कह लीजिए मेरे अनुभव को सुनिए, समझिए और प्यारे छात्रों छात्राओं खूब ध्यान देंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो वही रामबाण है या यूँ कह लीजिए वही सब कुछ है, क्योंकि रोज़ रिसर्च हो रही, रोज़ नई बातें आ रही, पुरानी भी सब पड़ी हैं। तो अर्थशास्त्र कहने के लिए तो ठीक है, एक विषय के रूप में हो चुकी इंटर स्तर पर, परंतु आप हाई स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान करके पढ़े, उसमें कई विषय जुड़ी थी, अर्थशास्त्र, भूगोल, नारीशास्त्र, इतिहास। तो यहाँ पर मान लीजिए अलग हो गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तारतम्यता है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा, बिल्कुल मेरा अध्ययन इस पर हुआ, क्योंकि मैंने देखा जो NCERT पैटर्न पर भी पिछले साल से ये कोर्स आया है, इसमें ज़्यादातर उच्च स्तर से यानी कि डिग्री स्तर से उतार दिया गया है अधिकतम कोर्स। क्योंकि पिछली पुस्तक जो छात्र 12 में रहे हैं 2020 में, वो तो जो 19 में पुराने पैटर्न पढ़े थे उसका एक तरह से माखौल उड़ाया गया। अचानक उनको कक्षा 12 में नया कोर्स दिया गया, तारतम्यता सब टूट गई। परंतु छात्रों जो इस समय कक्षा 12 में पहुंच रहे हैं वो नया पैटर्न पढ़ के आ रहे हैं NCERT का, उसलिए उनको थोड़ी सुविधा होगी। परंतु ये सोचने बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माना गया है या मान लिया गया है कि इतना अनुभव, इतनी जानकारी सभी शिक्षार्थियों की होनी चाहिए या होगी कहना तो ठीक मुझे नहीं लगता, लोग मानने वाले माने। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से अभी बिल्कुल न घबराइए, मैं प्राथमिक स्तर, शुरुआती स्तर से चलूँगा। तो मैं सर्वप्रथम प्रयास ये कर रहा हूँ कि कक्षा 12 का जो अर्थशास्त्र का NCERT पैटर्न पर जो कोर्स आया है उसकी जो विषय सूची है, वैसे 12 अध्यायों में बांटा गया है, उसको मैं पुस्तक से दिखा देता हूँ। शेष अभी मैं आगे बात करते रहूँगा जो कि सामने आपके है। तो आपको मैं सर्वप्रथम, चूँकि आपका ये विषय या सब्जेक्ट कहिए अर्थशास्त्र है, इस पर थोड़ा सा जैसे कोई विषय या कोई टॉपिक या शीर्षक चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं तो बताना होता है। मैं सब सीधे विषय सूची पर चल पड़ूँ, पढ़ाने लगूँ तो आप अभी नहीं उतना समझ पाएंगे, या यूँ कहिए आप ऐसे शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, सोचना पड़ेगा क्या बोल गए, कैसे क्या है। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा, बहुत विस्तार नहीं, अर्थशास्त्र के बारे में मैं बताते हुए क्रम से बढ़ूँगा। जैसे देखिए, शब्द तो लग रहा है अर्थशास्त्र, अर्थ माने धन, शास्त्र माने आप जानते धन का शास्त्र, इतने तक सीमित नहीं है। आपको परिभाषाएं बहुत बताई जाती है हर विषय में, सब्जेक्ट में, परंतु आप कक्षा इंटर स्तर विद्यार्थी हैं, आपसे आशा की जाती है आप उसका व्यापक अर्थ ले चलिए। जैसे छोटी कक्षाओं में क्या होता है, हिंदी का शब्द अर्थ लिखते हैं, ये नहीं, आपको व्याख्या लिखनी है। तो मैं अर्थशास्त्र में ये बता रहा हूँ, यह बहुत सीमित हो कि आपको नहीं चलना है। विभिन्न अर्थशास्त्री, विभिन्न विद्वान अपने अपने विचार खूब बताएंगे। यहाँ पर संक्षेप में लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है इसमें धन का लगता है, धन के बारे में बताया गया है। ठीक है, मौलिकता तो यही है, एकदम सत्य आप पहुँचे। तो आदि अनादि काल से लोगों ने अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया, पूरी दुनिया के लोगों ने अध्ययन किया, हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों ने भी अध्ययन किया। परंतु लिखित औपचारिक रूप से सर्वप्रथम एडम स्मिथ जी ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक, जो अपनी बहुत चर्चित पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। संक्षेप में लोग वेल्थ ऑफ नेशन भी बोल देते हैं, तो यही आपके दिमाग में आ गया, वेल्थ धन आ गया ना, नेशन धन, राष्ट्रों का धन। तो अब यही आप तो समझ गए, बात तो वही आ गई।
कि धन का तो अध्ययन होगा, परंतु यहीं तक सीमित नहीं रहना है। अभी देखिए कहीं कोई बात, ये गणित नहीं छात्रों, में गणित का ही अध्यापक हूँ, बहुत आपको बता रहा हूँ कि 2 2 4 ही होता है, परंतु यह अर्थशास्त्र है, यहाँ पर 2 2 4 भी होगा, 2 2 6 भी होगा, 2 2 0 भी होगा, अनेक अर्थ निकलेंगे, अनेक व्याख्याएं होगी, क्योंकि जहाँ 2 4 विचारक आ जाते हैं तो विचार जो है 10 20 हो जाते हैं, सबके विचार अलग अलग हो जाते हैं छात्रों। इसलिए कभी मत ध्यान देना कि ये परिभाषा किसी अर्थशास्त्री किसी विद्वान की है तो वही ठीक है। ठीक और बेठीक यानी गलत या सही आप कह ही नहीं सकते, सब सही है सब गलत है। आपको तार्किक उत्तर देना, इंटरमीडिएट के छात्र हैं आप, पक्ष विपक्ष दोनों लिखना होता, समालोचना इसे हिंदी में लिखते हैं आप, अच्छाई बुराई दोनों, इस तरह से। अब मैं इतनी भूमिका क्यों बांधा, अभी मैं बताने जो जा रहा हूँ ना, तो सर्वप्रथम मैं महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जी का ही नाम ले रहा हूँ। इन्होंने धन केंद्रित परिभाषा अर्थात वेल्थ कह दिया है ना, धन है, तो धन केंद्रित परिभाषा के अगुआ कह सकते हैं जो भी रहे, इनके समर्थक भी लोग साथ दिए। तो इन्होंने धन केंद्रित परिभाषा बताया, तो इन्होंने क्या कहा, केवल इतना संक्षेप में छोटा सा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए बस, तब तक क्या हुआ, इन्होंने बहुत व्यापक अपने जमाने में जो व्याख्या किया, कोई लोहा नहीं ले पाया। क्या कहे कि संसार की सारी गतिविधियां धन के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। थोड़ा ये मुहावरा मत समझिएगा, इसको आप समझिए, सारे कार्य आपके धन से ही होंगे, पढ़ाई लिखाई में सारे मटेरियल धन से ही मिलेंगे, खाना पीना क्या है वो भी चाहिए, जीवन रहने क्या चाहिए, भोजन वस्त्र मकान सब धन ही से तो होगा। बड़े बड़े काबिल लोग बनते हैं ना, कहते हैं कि चलिए अगर प्रतिभा है तो धन आड़े नहीं आएगा। मैं तो बहुत उन लोगों से नाराज होता हूँ, कहता हूँ कि महामूर्ख है, चाहे मेरे गुरु ही हों, क्योंकि धन ही सब कुछ है। एडम स्मिथ साहब के अनुसार मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, क्योंकि धन नहीं है तो आप मटेरियल नहीं पाएंगे। अरे आपका पेट नहीं भर सकता, आप बैठ नहीं सकते, कमरे नहीं पाएंगे। 2 4 विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों का उदाहरण लोग दे देते हैं ना, जैसे विवेकानंद जी, अब्राहम लिंकन जी, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। और महिला शिक्षा प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी दिखा देते हैं। अरे ये तो गिनाने के लिए है बिरले, पर गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा बिना धन का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि तो लोग नहीं कहते, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि देवी देवता जो है ना वो भी धन ही से प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कितना ही धनाढ्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बढ़िया मंदिर बनवाऊँ, चमचमाती मूर्त रखूँ, पुजारी रखूँ, पूजा पाठ करूँ, खूब चढ़ावा दूँ, तो मैं बड़ा भारी दानी और बहुत बड़ा आस्तिक कहा जाऊँगा। इसीलिए मैं घुमा के बात कह दिया ना कि यह सब चरत है, धन पर ही आश्रित है। तो मैं एडम स्मिथ साहब का 100% समर्थक हूँ, और वह सर्वव्यापी परिभाषा उनकी रही है, तब भी रही है, आज भी यह रहेगी। फिर इसके बाद लगभग 100 वर्ष के बाद मार्शल जी आए, उन्होंने कहा नहीं, ये आलोचना शुरू हो गई, ये धन केंद्रित परिभाषा जो है ये तो गला ही घोट दिया गया बिल्कुल, यानी धन ही सब कुछ है। वह कृत्रिम धन वाला मानव ही बना दिए, यानी कि उन्होंने धन को ही साध्य बना लिया, मानव को साधन, एकदम गलत है। मैं मानव कल्याण की बात करता हूँ, धन मानव कल्याण की है, इसलिए कल्याणवादी परिभाषा में मार्शल जी को श्रेय जाता है। और इन्होंने आलोचना तो खूब किया स्मिथ जी का कि धन ही धन सब कुछ अगर है तो बताइए, धन के लिए ही चोरी शुरू हो गई, डकैती, मार, बलवा, वेश्यावृत्ति, गिनाने बस की बात नहीं क्या क्या हो गया। यानी स्मिथ जी और उनके अनुयायियों ने धन ही सब कुछ कह करके रसातल में डाल दिया। ये आलोचना के पॉइंट हैं, परंतु अभी जो उनके मुख्य बिंदु पॉइंट जो हैं सार्थक थे, यानी आप आलोचना नहीं सार्थक बिंदु कह सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। मार्शल जी ने जो तर्क दिया वो भी अपने सुन लायक है। उन्होंने तो तर्क दे दिया कि स्मिथ जी ने धन को साध्य कह दिया, परंतु मैं कहता हूँ नहीं, मानव कल्याण साध्य है, धन साधन है। इनकी भी बात सही है, चलिए ठीक है। और खूब समझाए कि धन मानव के लिए है, कल्याण के लिए, अर्थात धन के द्वारा मानव की सारी गतिविधियां चलेगी, अर्थात मानव कल्याण होगा, यानी जीवन यापन होगा। ये मार्शल जी का विचार रहा, ठीक है। इसके बाद यही नहीं,
फिर आगे क्रम से दूसरे विचारक आते हैं, दूसरे अर्थशास्त्री आते हैं, मार्शल जी की भी बात को भी आलोचना करेंगे, अपना विचार रखेंगे। जैसे रॉबिन्स जी आए 1933 में लगभग, उन्होंने ये कह दिया दुर्लभता का विज्ञान है, अर्थशास्त्र जो है दुर्लभता का विज्ञान। क्यों? उन्होंने अपना विचार रखा, ऐसा नहीं कि पहले विचारों को एकदम हवा मुड़ा दिए। उनकी भी मौलिकता को रखते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। असीमित इच्छा को सीमित साधन में संपन्न कराना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। इसलिए इन्हें दुर्लभता का पॉइंट दे दिया, यानी चयन करना है कि मैं कौन सा कार्य पहले करूं। आवश्यकताएं तो बहुत है, मनुष्य धनोपार्जन कर रहा है कि मैं भोजन वस्त्र मकान में ये इतना लगाऊंगा उतना लगाऊंगा, ये तब तक अचानक घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, चलिए नई आवश्यकता आ पड़ी। तो सबसे पहले दुर्लभता का चलिए यही चयन करना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया इलाज कराना पड़ेगा। तो यही बात उन्होंने कहा कि ये तो दुर्लभता का विज्ञान है, चयन करना पड़ेगा, क्योंकि असीमित इच्छाएं और सीमित साधन से संपन्न हो नहीं सकती। इनका भी विचार रहा, आलोचना भी की, अपनी बात कहे। तो और विस्तार से मैं क्लास में बताऊंगा। पुनः आगे थोड़ा सा NCERT पैटर्न में जो पुस्तक आई है उसमें भारतीय अर्थशास्त्री J.K. मेहता जी का जिक्र नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, इसलिए ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मैं अपने ऋषि मनीषियों और भारतीय विचारों, भारतीय दर्शन का कहीं जिक्र नहीं है। J.K. मेहता जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर जी रहे हैं, उन्होंने पुराने अपने ऋषि मनीषियों का अध्ययन करते हुए और पुराने विचारों को देखते हुए कहा कि ऐसा तो सब कुछ है ही। अब मनुष्य जो है एकदम सत्य है, अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से करना चाहता है, जो कि असंभव है, इसी नाते दुखित होता है। और बौद्ध दर्शन पर ही पहुंच गए। उन्होंने ये कह दिया, भगवान बुद्ध ने समझाया है कि आदमी को दुख होता है। क्यों होता है? जितनी आवश्यकता बढ़ाएगा दुख होता है। दुख है तो उसका कारण है, निवारण है, ये बौद्ध दर्शन है। तो आदिकाल से चला आ रहा, चलेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। J.K. मेहता साहब और उनके अनुयायियों ने स्पष्ट कर दिया ये बात कि सबसे अच्छा ये ऋषि मनीषियों का जो विचार रहा है, अपनी आवश्यकताओं को हम कम कर दें, छोटा कर दें, सीमित कर दें, तो क्या होगा कि हमारी जो है सीमित साधन है उससे हम संपन्न करा लेंगे तो हमको दुख नहीं होगा। और दुख का निवारण है जो बौद्ध दर्शन, अर्थात निवारण कर लेंगे। कारण क्या है? हम इच्छाएं बढ़ा रहे हैं तो वही कारण है दुख का। तो ठीक है, इन्होंने आवश्यकता को कम करते करते यहाँ तक कह दिए, आवश्यकता को विहीन कर दिया था, तो शून्य के करीब कर दिया जाए। शून्य नहीं, शून्य के करीब उन्होंने कहा है, गणित की भाषा आ गई थोड़ी सी। शून्य और शून्य के करीब में बहुत अंतर होता है। आप लोग गणित पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, पढ़ते भी होंगे। शून्य माने कुछ नहीं और शून्य के करीब अर्थात खत्म कर दिया। परंतु आगे फिर विचारक महोदय सैमुअल्सन और तमाम लोग रिसर्च चल रहे हैं, लोगों ने ये कहा कि अब चलिए इनकी भी निंदा यानी आलोचना हो गई कि अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही खत्म कर दी जाए तो आगे क्यों कुछ करेगा, निठल्ला पड़ा रहेगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सवेरे जैसे ही सो के उठते हैं, जितनी आवश्यकताएं होती हैं, क्या होती है, आप सोचेंगे अरे मुंह साफ करना, तो पानी खोजेंगे ना, आवश्यकता पड़ी ना। तो चलिए आवश्यकता कहाँ खत्म कर पाए, आप विहीन नहीं हो पाए, तो आपने पानी के लिए प्रयास किया, खोजा, तलाशा, चलिए फिर अब गिनाऊं कितना 24 घंटे की सारी प्रक्रिया में जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं उतने के लिए आप उतना प्रयास कर रहे हैं। वो बात सत्य है कि पूरा न कर पावे दुख होगा, सीमित साधन है तो उसी में आप करते रहते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो इनका भी विचार तो ठीक है कि आवश्यकताएं जो हैं कम कर दी जाए, क्योंकि मैं 4 बाल्टी पानी से स्नान करता हूं तो कम से करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु जहां तक बात है विहीन, अब इसमें से खत्म क्या करूं, क्या मुंह साफ ना करूं, शरीर साफ ना करूं, कपड़े साफ ना करूं, भोजन ना करूं, ना करूं का अर्थ है यानी कि मैं जो कैलोरी मुझे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है उसको भी शून्य के करीब कर दूं तो स्वास्थ्य खराब, समाप्त, यानी सारी गतिविधियां समाप्त हो गई, कुछ नहीं करूंगा, निष्क्रिय हो जाऊंगा। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई, हंसी उड़ाई गई।
परंतु आलोचना की गई, परंतु कतई आप न जानिए मेहता साहब ने जो कहा है उनका भी अपना विचार सही रहा है। उन्होंने ये कह दिया कि आवश्यकता को कम किया जाए तो हम सीमित साधन से संतुष्ट होने के बहुत कष्ट नहीं होगा। तो पीछे मैंने कई विचारकों को बताया, सबकी आलोचना हो गई। आलोचना का अर्थ कतई न जाने के जीरो कर दिया गया, अपना अपना विचार नया रखता गया, नए विचार आते गए। क्योंकि जब आगे विचार आते हैं तो पिछले विचार मर नहीं जाते हैं, चलते रहते हैं। अब मैं फिर अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि जो परिभाषा क्या है, परिभाषा की आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ा होने पर लोड ही नहीं हो पाता है। मैं समाप्त करता हूँ छात्रों। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो लेक्चर से काम नहीं चलेगा, लिखने का प्रयास करेंगे खूब आप। और आप लोग इंटर स्तर पहुँच गए तो लेक्चर की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हवा की बातें हैं, नोट बनाते रहेंगे। रिसर्चरों और कोचिंग के छात्रों को देखो कितना तैयारी करते हैं, कितना नोट बनाते हैं। और कोई पूरा नहीं, सब लोग अधूरे हैं, सब लोग सीख रहे हैं। कभी हताश मत होना कि मैं ये नहीं पढ़ा, नया कोर्स आ गया, कुछ नहीं है, सीखते रहना। बताऊंगा। धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो। बस यही वीडियो समाप्त करता हूँ।